दोपहर का वक्त था। गुनगुनी सी धूप, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद घंटे में ये शांति इतिहास की सबसे भयावह खामोशी में बदलने वाली है। क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदेशा दूर दूर तक किसी को नहीं था। दस जून 1944, फ्रांस का छोटा सा गांव ओरादोर-सुर-ग्लेन, एक ऐसा गांव जिसका नाम उस दिन से पहले दुनिया शायद ही जानती थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद यही गांव इंसानियत के सबसे काले अध्यायों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। दूर से पहले धूल दिखाई दी, फिर ट्रकों की घरघराहट सुनाई दी और फिर गांव के अंदर दाखिल हुए नाजी सैनिक। काले जूतों की एक साथ पड़ती आवाज, थप थप थप, जैसे मौत खुद को गिनते हुए आगे बढ़ रही। हथियारों से लैस सैनिक हर गली में फैल गए। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ठंडी क्रूरता थी उनके चेहरे पर। वो किसी मशीन की तरह काम कर रहे थे। दरअसल उस समय पूरा फ्रांस नाजियों के कब्जे में था। सैनिकों का आना जाना आम बात थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सैनिकों ने गांव की घेराबंदी कर दी, हर रास्ता बंद, कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। और फिर आदेश गूंजा कि सभी लोग बाहर निकल आओ, तुरंत, अभी। नाजी सैनिक गांव की हर गली में फैल चुके थे। उनके चेहरे ठंडे थे, आवाजें सख्त और हाथों में तनी हुई राइफल। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चीख नहीं रहे थे, वो बेहद सामान्य तरीके से लोगों से बात कर रहे थे। गांव वालों से कहा गया, घबराने की कोई बात नहीं, बस आइडेंटिटी चेक होगा, एक मामूली प्रक्रिया। लेकिन खेतों में काम कर रहे किसानों को बीच काम से बुला लिया गया। औरतों को अधपका खाना चूल्हे पर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। गांव में बेचैनी जरूर थी, लेकिन डर नहीं था। लोग सोच रहे थे थोड़ी पूछताछ होगी, कागज देखे जाएंगे और फिर सब अपने घर लौट जाएंगे, जैसे रोज की दिनचर्या होती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन नाजी सैनिक पहचान पत्र नहीं देख रहे थे, वो अपने शिकार की तलाश कर रहे थे। तभी नाजी कमांडर आगे बढ़ा। उसने भीड़ पर नजर डाली, कुछ सेकंड तक सन्नाटा, और फिर उसने आदेश दिया, पुरुष अलग खड़े हो जाएं और महिलाएं और बच्चे दूसरी तरफ जाएंगे। उस चौक पर उसी पल सैकड़ों परिवार टूट गए। एक पति ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया, एक मां ने अपने बेटे को दूसरी तरफ जाते हुए देखा, और एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ने से मना कर रहा था, लेकिन उसे खींचकर अलग कर दिया गया। पुरुषों को छोटे छोटे समूह में बांटकर, जिसमें जवान लड़के भी थे, उन्हें गांव के अलग अलग खलिहानों और गोदामों में ले जाया गया। बाहर से भारी दरवाजा लगाकर बंद। अंदर भीड़ थी, अंदर घुटन थी, सन्नाटा था, और डर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर उतरने लगा था। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे कि फिर अचानक लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। सैनिक सीधे सिर पर गोली नहीं मार रहे थे, उन्होंने पैरों और घुटनों पर निशाना लगाया ताकि लोग तुरंत न मरे, बल्कि गिरकर तड़पते रहे। और कुछ ही सेकंड में खलिहान चीखों से भर गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, खून मिट्टी सब सन गए। इसके बाद नाजियों ने सूखी घास और ईंधन अंदर फेंकना शुरू किया। जो लोग अभी जिंदा थे, जो दर्द में तड़प रहे थे, उन्हें जिंदा जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसी नरसंहार में किसी तरह जिंदा बचे थे रॉबर्ट हेब्रास। वो कहते हैं कि मैं खलिहान में खड़ा था, अचानक गोलियों की बारिश होने लगी। मेरे सामने खड़े लोग कट कर गिरने लगे, मैं भी नीचे गिर गया। हालांकि मुझे गोली नहीं लगी थी, मेरे ऊपर लाशें गिरती जा रही थी, खून मेरे चेहरे पर बह रहा था। अचानक मुझे गर्मी महसूस हुई,
अरे उन्होंने तो खलिहान में आग लगा दी थी। आग की लपटें झुलसा रही थी, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था, क्योंकि जरा सी भी हरकत मेरे अंदर होती या जरा सी भी मैं कोई चीख निकालता तो वो मुझे सीधा गोली मार देते। मैं अपनी सांसें रोके लाशों के बीच लाशों की तरह पड़ा रहा। जब रात हुई और सब शांत हो गया, जब सब चले गए, तब मैं वहाँ से रेंगता हुआ खून से सना बाहर निकला। उस दिन मेरा शरीर बच गया था, लेकिन अंदर से मैं उस खलिहान के अंदर मर चुका था। रॉबर्ट ने उस दिन अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों को खो दिया था, लेकिन जो उनकी माँ और बहनों के साथ हुआ वो तो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि गोलियों की आवाज़ें गांव के चर्च तक पहुंच रही थी, जहां महिलाएं और बच्चों को बंद कर दिया गया था। करीबन 450 महिलाएं और बच्चे, छोटे बच्चे भी शामिल थे जो शायद ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे। और ये चर्च, जिसे ईश्वर का घर कहा जाता है, वो भी उस दिन इंसानों को दरिंदगी से नहीं बचा पाया। नाजी सैनिक चर्च के अंदर एक बड़ा विस्फोटक उपकरण रखकर बाहर निकल गए। कुछ सेकंड तक पूरा चर्च खामोश रहा। फिर एक जोरदार धमाका और पूरा चर्च जहरीले काले धुएं से भर गया। बच्चे चीखने लगे, महिलाएं सांस लेने के लिए तड़पने लगी, जो अंदर भगदड़ मच गई। महिलाएं दरवाजों की तरफ भागी, लेकिन जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश करता, बाहर खड़े नाजी सैनिक गोलियां बरसा देते थे। उस चर्च से उस दिन सिर्फ एक महिला जिंदा बाहर बच पाई। उनका नाम था मार्गेरिटा रफोन्से। धुएं और आग के बीच मेरी आंखों के सामने लोग राख बन रहे थे। बच्चे अपनी मांओं से लिपटे थे। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपनी सांसें रोक ली और मरने का नाटक किया। जब आग मेरे पास पहुंची तो मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और चर्च के पीछे एक छोटी सी टूटी खिड़की देखी। मैं स्टूल के सहारे उस खिड़की तक पहुंची और बाहर छलांग लगा दी। बाहर सैनिकों ने मुझ पर गोलियां चलाई। मेरे पैर और कंधे में गोली लगी। मैं रेंगते हुए पास के मटर के खेत में जा चुकी थी। अगली सुबह तक मैं उसी खेत में पड़ी रही। मेरी बेटियों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ ही घंटों में पूरा गांव खत्म हो चुका था। 642 लोग मर गए थे, जिसमें 205 बच्चे थे। दरअसल इस घटना से ठीक 4 दिन पहले नॉर्मैंडी लैंडिंग यानी डी डे हुआ था, जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस के तट पर उतर चुकी थी। फ्रांस में सक्रिय फ्रेंच रेजिस्टेंस लड़ाके लगातार नाजी सैनिकों पर हमला कर रहे थे। कई जर्मन सैनिक मारे जा चुके थे और कई नाजियों को लगने लगा था कि उनके खिलाफ विद्रोह तेज हो रहा है, उनका अंत नजदीक आ रहा है। इसी और तनाव और बौखलाहट के बीच एसएस कमांडर एडोल्फ डाइकमैन ने बदला लेने का फैसला लिया, लेकिन उसने हथियारबंद लड़ाकों को नहीं चुना। उसने चुना ये शांत बेगुनाह गांव ओरादोर सुर ग्लेन। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन ओरादोर सुर ग्लेन को दोबारा नहीं बसाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने आदेश दिया कि इस गांव को वैसे ही छोड़ दिया जाए जैसा 10 जून 1944 को हुआ था। आज भी आप जब इस गांव में कदम रखेंगे, वहां जली हुई कारें खड़ी हैं, टूटी सिलाई मशीन पड़ी है और बच्चों की साइकिलें उन्हीं गलियों में जंग खा रही है, जैसे समय को वहां रोक दिया गया। गांव के प्रवेश द्वार पर आज भी एक शब्द लिखा है, सोवेंतस्तोय, यानी याद रखो। दीवारें बोल नहीं सकती, लेकिन ओराडोर की इन जली हुई दीवारों की खामोशी आज भी बहुत कुछ कह रही है। वो कह रही हैं कि नफरत कभी किसी का घर नहीं बसाती, वो सिर्फ ऐसे ही राख और धूल छोड़ जाती है। और जब तक ये खंडहर मौजूद है, हम 10 जून 1944 को नहीं भूल पाएंगे और ना ही हमें ये भूलना चाहिए। आज के इतिहास के पन्ने में बस इतना ही। एक नई और अनसुनी कहानी के साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार।